Hello, ladies and gentlemen. When you talk about the individual class of persons or salary class of person, that they have only one stream of income, that is their salary. Employer is deducting TDS and paying the net amount of salary to the employee. Now, this TDS is very important from the employee's point of view. आपका जो ये TDS है एम्प्लॉयर आपसे डिडक्ट करता है, ज़्यादा डिडक्ट करता है, कम डिडक्ट करता है, ये आपकी टैक्स के प्लानिंग के ऊपर निर्भर है. Now you have to understand. While you have submitted your investment declarations, आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस अंडर ओल्ड रिजिम में दिए हैं या न्यू रिजिम में दिए हैं. तो अकॉर्डिंगली आपका एम्प्लॉयर उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट करता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं तो आप कंफर्म करें कि आप ओल्ड रिजिम में दिए हुए हैं या फिर न्यू रिजिम में दिए हुए हैं. क्योंकि अगर न्यू रिजिम में दिए हुए हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई मेक सेंस नहीं बनता है. अगर आप ओल्ड रिजिम में दिए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट आपको मिलेगी. नाउ इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर अबाउट द ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम. किसके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिट है, किसके लिए न्यू रिजिम बेनिफिट है, कहाँ पे कितना टैक्स के बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक फॉरवर्ड करना. बिकॉज ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में किसको कहाँ तक कितना टैक्स के बेनिफिट मिलेगा ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है. Old regime, as you know that investment, that whatever you have done and whatever you are doing, उसका benefit आपको मिलता है. तो आप अगर old regime में है तो you make sure that you are doing the investment till 31st March 2024 for the financial year 2023 and 2024. तो आप अगर ओल्ड रिजिम में है तो आपके पास अभी भी समय है कि आप 31 मार्च 2024 या उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन उठता है इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस एंड जो उसके प्रूफ्स हैं, जो एक्चुअल प्रूफ्स हैं, वो तो एम्प्लॉयर ने ले लिया है. तो अब इस इन्वेस्टमेंट का क्या मेक सेंस बनता है? बिल्कुल मेक सेंस बनता है मेरे दोस्त. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका ऑलरेडी एम्प्लॉयर आपसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रूफ लिया हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं. आपने मार्च में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आप वहां पे इसके बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है. अगर आपका एम्प्लॉयर मार्च में कंसिडर नहीं करता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है. अच्छा, एम्प्लॉयर का भी कंसर्न समझिए. फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कंप्लायंसेस फुलफिल करनी होती है. तो उनका एक अपना टाइमलाइन होता है, प्रॉपर टाइमलाइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एम्प्लॉयज हैं. तो अपने टाइमलाइन के हिसाब से कोई 31 जनवरी, कोई 28 फरवरी, कोई 15 मार्च, इस तरह का टाइमलाइन रखता है ताकि वो अपना इनकम टैक्स, टीडीएस ऑन सैलरी की प्रॉपर कंप्लाइंसेस करे. अगर आपने एज पर द शेड्यूल टाइम नहीं दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है. बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कीजिए, रिफंड क्लेम कीजिए, आपको मिल जाएगा. ना ओल्ड रिजिम में आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मिलती है, न्यू रिजिम में कोई इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट नहीं मिलती है. Now understand some basic differences that I'm going to explore here. Basic differences. ओल्ड रिजिम में आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मिलेगी, न्यू रिजिम में आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट नहीं मिलेगी. ओल्ड रिजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 का बेनिफिट है, न्यू रिजिम में भी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 का बेनिफिट ऐड किया गया, ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा. ओल्ड रिजिम में जो आपका स्लैब है वो है 0 से 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड 10 लाख से ऊपर 30%. यानी इसको समझिए, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है. 2.5 से 5 लाख पे 5% टैक्स देना पड़ेगा. बट क्या ये टैक्स देना है? इसको भी एक रिबेट के तहत माफ कर दिया गया. यानी अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 5% का टैक्स है 12,500 रुपये, इसका बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 87 रिबेट के थ्रू मिल जाता है. तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. 5 लाख तक आपको बेनिफिट यहां पे मिलेगा. नो, अगर आपका इनकम लेट सपोज 5,10,000 है तो क्या आपको ये 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा? फिर आपको 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है, राइट, तो आपको टैक्स पे करनी है, राइट. अगर अप टू 5 लाख है, 4,99,000 या 5 लाख तक, तो आपको टैक्स नहीं पे करनी है. 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स पे करनी है, और 10 लाख से ऊपर होता है तो 30% है. ये बेसिक स्लैब आपको ओल्ड रिजिम में दिया गया है. जब आप न्यू स्लैब में आएंगे तो न्यू स्लैब में जो आपको ये 2.5 लाख तक था ना, इसको 3 लाख कर दिया गया. यानी 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
3 से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% एंड 15 लाख से ऊपर आपको 30% पे करनी है। अगर आप बेसिक डिफरेंसेस देखें अगर स्लैब में, तो 5 लाख तक वहां पे कोई टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे आपको 7 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जो रिबेट की बात हो रही है, रिबेट वहां पे 5 लाख तक है अंडर ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करनी है। बट अगर आप स्लैब देखें तो स्लैब क्या था, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख एंड 6 से 9 लाख 5 से 10%, राइट। तो ये अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो न्यू रिजिम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देने हैं, 7 लाख तक आप रिबेट के बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा 7 लाख के बाद 50,000 का एक और बेनिफिट आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शंस का न्यू रिजिम में, जो कि उसमें 5 लाख तक ही है, 5 लाख के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको 7.5 लाख, यानी अगर आपका इनकम 7,50,000 तक है तो न्यू रिजिम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं देना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी किया तो उस इन्वेस्टमेंट की कोई बेनिफिट एक तो है भी नहीं न्यू रिजिम में और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ओल्ड रिजिम में आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मिलेगी, न्यू रिजिम में आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट नहीं मिलेगी। ओल्ड रिजिम में आपको 5 लाख तक विद रिबेट बेनिफिट मिलेगा, न्यू रिजिम में 7 लाख तक विद रिबेट आपको बेनिफिट मिलेगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन से एक अलग से मिलेगा जो 7.5 लाख तक आपको न्यू रिजिम में मिलेगा, राइट। ये आपको अमाउंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपको बेनिफिट है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो टैक्स पेयर है, जो सैलरी क्लास ऑफ पर्सन है, अगर आप उनकी सैलरीज देखें, किसी का इनकम 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, उससे ऊपर भी है, तो जो हायर क्लास ऑफ पर्सन है उनके लिए तो एक बात बिल्कुल साफ है कि उनके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है। तो अगर आपका इनकम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या उससे ऊपर है तो आप ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपका इनकम 7 लाख, 8 लाख तक है, अप टू 8 लाख है, तो आप न्यू रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, और अगर आपका इनकम 10 लाख तक है तो आप न्यू रिजिम को सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज 7.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद आपको टैक्स देनी है। तो इसको अगर मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क के वे में बताऊं कि अगर आप इसको देखें कि ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम में, तो अगर आपका इनकम 10 लाख तक है और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप न्यू रिजिम को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप ओल्ड रिजिम में जाए। आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक रुपीज तक करी हुई है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 1 से 1.5 लाख के बीच में है, तो आपके लिए न्यू रिजिम बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया हुआ है। न्यू रिजिम बहुत बेनिफिशियल बिकॉज यहाँ पे 5 लाख से 7 लाख, 7.5 लाख के बीच में 2.5 लाख का बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर कम है, राइट, 1.5 लाख तक है, 1 से 1.5 लाख के बीच में है, तो आप न्यू रिजिम को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3,80,000 से 4 लाख के बीच में है या उससे ज़्यादा है, तो आप ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट कीजिए, तब आप ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से 3,80,000 के बीच में है, तो आपको दोनों का प्रॉपर देखना पड़ेगा कि टैक्स की प्लानिंग आपने बेटर कहाँ की। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 4 लाख से ज़्यादा ही किया हुआ है तो आप बिल्कुल ओल्ड रिजिम में जाइए, आप बिल्कुल ओल्ड रिजिम में जाइए। ये सारा कैलकुलेशंस मैंने किया हुआ है एंड बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आपका टैक्स सेव करना, आपके टैक्स प्लानिंग करना मेरा काम है। आप टैक्स की प्लानिंग का बेनिफिट आप उठाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स की प्लानिंग का बेनिफिट आप उठाएं। ओल्ड रिजिम हमेशा से बेनिफिशियल रहा हुआ है जिसका इन्वेस्टमेंट है। न्यू रिजिम में कोई इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका HRA हो, LTA हो, PF, ESI, ATC, ATD, ATZ, ATCC, ATCCD, ATG, किसी भी सेक्शन का बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 का मिलेगा, राइट, एक 50,000 का डिडक्शंस मिलेगा। तो आप देखिए अपने आप को कि आपका सैलरी का इनकम क्या है, क्या आप हायर क्लास ऑफ सैलरी में है या फिर लोअर क्लास ऑफ सैलरी में है या फिर मिड क्लास ऑफ सैलरी में है। सैलरी के बेसिस पे आप अपने आप को डिटरमाइन
टैक्स की प्लानिंग कीजिए। अगर आपका सैलरी अप टू 10 लाख है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एकदम बिल्कुल आंख बंद करके न्यू रिज्यूम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1.5 से 2 लाख या 3 लाख किया हुआ है, 10 से 12 लाख का इनकम है, आप बिल्कुल ओल्ड रिज्यूम को सेलेक्ट कीजिए, आपका टैक्स बिल्कुल कम से कम आप पे करेंगे। अगर आप ओल्ड रिज्यूम के टैक्स की प्लानिंग की बात करें, you have to make sure that you have a investment, right? आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, and what are the investment that you have made, what are the investment that you have to do, how much investment benefit you will able to take, right? ये सारे जानने के लिए मेरी पिछले वीडियो को देखिए। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर वन वीडियो वेयर आई हैव ऑलरेडी क्लियरली प्लान गिवन द प्लान कि अगर आपका इनकम 20 लाख तक है तो हाउ यू विल स्टार्ट टू डू द टैक्स प्लानिंग, पेइंग द लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स और नील अमाउंट ऑफ टैक्स, ये आपको वहाँ पे पता चलेगा। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज देन व्हेन यू स्टार्ट टू डू द टैक्स प्लानिंग, यू हैव टू मेक श्योर that you are doing the proper tax plan, right? टैक्स ज़्यादा पे करना प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स प्लानिंग करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज जब आपका इनकम बढ़ते जाएगा, अगर आपने टैक्स के प्लानिंग की आदत नहीं डाली, हमेशा आपका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो टैक्स का प्लान कीजिए। एंड बिकॉज जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलती है। आपने पीपीएफ में, एलआईसी में, मेडिकल में, हाउसिंग लोन में, इन सब में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट पे जो जीएसटी का बेनिफिट, जीएसटी भी तो पे करते हैं, तो ये जीएसटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जाती है ना। तो जीएसटी गवर्नमेंट को वहां पे जाती है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट उधर गवर्नमेंट को मिल रही है थ्रू द टैक्स, आपको बेनिफिट मिल रही है आपको इनकम टैक्स में। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसको टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है। आपकी इनकम कितनी है और आप इनकम पे कितना टैक्स पे करना चाहते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू जस्ट स्टार्ट टू डू द प्लानिंग। सो बिकॉज मार्च मंथ इज गोइंग ऑन, 31 मार्च 2024 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। वॉट यू नीड टू डू हियर इज स्टार्ट टू सिट फ्रेश, डू द टैक्स प्लानिंग। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपने टैक्स की प्लानिंग नहीं किया हुआ है, ज़्यादा टैक्स कट गया या कट रहा है, मार्च में भी कटने वाला है, आप सिंपली टैक्स की प्लानिंग के तहत कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और उस इन्वेस्टमेंट का जो आपका बेनिफिट है, जो रिफंड का बेनिफिट है, वो आपको 31 जुलाई जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा। कोई भी इसमें चिंता करने की बात नहीं है। टैक्स की प्लानिंग 31 मार्च 2024 तक कर लीजिए आप अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। एंड उसके बाद अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्संस, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप देखें तो सैलरी इनकम के लिए एक ही रामबाण होता है, वो है टैक्स प्लानिंग थ्रू द इन्वेस्टमेंट, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी अगर आपका 20 लाख से ऊपर का अगर इनकम है तो आप 30% के ब्रैकेट में अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं। तो इंडिविजुअल आपको सोचना है, अगर आपकी इनकम 10, 15, 20 लाख के बीच में है तो आप टैक्स प्लानिंग के तहत अच्छा टैक्स बचा सकते हैं एंड उस टैक्स को आप इनकैश कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्टार्ट टू डू द टैक्स प्लानिंग। 31 मार्च 2024 is going to be end very soon. Before that, whatever the investment that you have to do, you start to do to save your tax, because this is your tax. So old versus new, आप अपने आप को सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस के दौरान आपने गलती से न्यू रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया एंड आपने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आप सिंपली वहाँ पे ओल्ड टैक्स रिज्यूम सेलेक्ट करें, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका बेनिफिट वहाँ पे क्लेम करें, जो डिफरेंसेस बनता है वो आपका रिफंड आएगा, आप रिफंड क्लेम करें। इस पर कोई वरी होने वाली बात नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर मना करता है, अगर आपका एम्प्लॉयर मना करता है कि जी मैं ऑलरेडी टैक्स जमा कर चुका हूँ और अब आई थिंक दिस इज गुड, बिकॉज एम्प्लॉयर को टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी होती है, तो अपना टैक्स का रिवीजन नहीं करेगा, टीडीएस का रिवीजन नहीं करेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं मानता है तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट वहाँ पे दिखाएं, डिडक्शंस के बेनिफिट वहाँ पे दिखाएं एंड जो भी रिफंड होता है आप अपना रिफंड क्लेम करें। इसमें ना तो आपके लिए प्रॉब्लम है और ना तो एम्प्लॉयर के लिए प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करें, जस्ट टू योर सेल्फ अबाउट योर सैलरी एंड सी दैट कि आपके लिए कौन सा बेटर है, ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है। ओल्ड में अगर आप जाते हैं तो क्या टैक्स के बेनिफिट लेते हैं, न्यू में जाते हैं तो क्या टैक्स के बेनिफिट लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू जस्ट डू ऑल दोज इन्वेस्टमेंट एंड प्लान टिल 31 मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर
2023 and 2024 and start to filing the return on or before 31st July 2024. ये आपको करना है 31 जुलाई 2024 या उससे पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दीजिए। एंड उसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित कीजिए कि आपने 31 मार्च 2024 या उससे पहले आपने कर दिया हुआ है, सो दैट कि आपका कोई टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, एडिशनल कोई टैक्स का भार आपके ऊपर ना हो। स्टार्ट कीजिए अपना इनकम टैक्स सेविंग, राइट, प्लान कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस कीजिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज more important. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.